हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ नामचीन शायर ज़हीर अतहल साहब है। ज़हीर अतहल साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और शायरी में इनके उस्ताद कौन रहे। आइए बात करते हैं ज़हीर अतहल साहब से। अतहल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अतहल साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं और किस रूप में आपने शायरी का हाथ थामा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़हीर अतहल उज्जैन से हूँ। कोटा में तकरीबन मुझे 30 वर्ष हो गए जी। और रही बात शायरी की, तो शायरी में मेरे उस्ताद हैं सैयद तुफ़ैल अहमद ज़मीरुल क़ादरी साहब जी। उन्हीं से मैंने शायरी सीखी और आज आपके बीच जो भी हूँ वो आप देखते ही हैं जी। अतहल साहब, शायरी एक प्रेम मोहब्बत का ख्याल होता है। आज ज़माना बदल गया और शायरी भी बदल गई, क्या मानते हैं आप? आपने कब से इसका शुभारंभ किया? ये मेरा मानना ये है कि वो एक समय था जिसमें शराब शबाब की बातें शायर लोग किया करते थे। जी जी। आज हर आदमी अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, बिल्कुल परेशान है जी। सामाजिक मसाइल हर शख्स के सामने हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह की शायरी होना चाहिए जिससे अपना समाज जागरूक हो। बिल्कुल बिल्कुल। अतहल साहब, आपने जब पहली बार शायरी मंच से साझा की थी वो कब की थी और उस समय आपको कैसा एहसास हुआ था? ये 1983 की बात है, जब मैंने पहला ऑल इंडिया मुशायरा होली मिलन समारोह के नाम से पढ़ा। जी जी। पब्लिक बहुत थी, होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था और ये केडी गेट उज्जैन में हुआ था जी। उम्र कम थी तो थोड़ी घबराहट भी थी पहली बार इतने लोगों के बीच जाना, बिल्कुल शायरी करना, लेकिन कुछ आप सभी के आशीर्वाद से वो कार्यक्रम कामयाब रहा और मेरे हौसले बढ़ते गए। बिल्कुल। और फिर मैं आगे चलता रहा। जी। आप 30 साल से अतहल साहब कोटा में हैं। कोटा में भी कई शायर हैं। ऐसे कौन से बेहतरीन शायरों को आप देखते हैं? कोटा में वैसे एहतिशाम अख्तर साहब जी जो अच्छे शायर हैं, वो तो शांत हो गए कई शायर। जी जी। अच्छे शायर थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम देखें तो एहतिशाम अख्तर साहब हैं, शकूर अनवर हैं जी, जो अच्छे शायर हैं, अच्छी शायरी करते हैं। शकूर अनवर साहब एक बार हमारे यहाँ पधारे थे। बहुत सही कह रहे हैं, आपके अच्छे शायर हैं। कोई गज़ल या जो आप लिखते हैं ना, हमारे दर्शकों को सुनाएं। कुछ कतार जी। एक तो पहले मैं ये बताऊं आज के हालात पर 4 मिसरे। हाँ बिल्कुल। कि लगती है जो आग तासुब की, खुशियों के नगर जल जाते हैं। लगती है जो आग तासुब की, खुशियों के नगर जल जाते हैं। शहरों के मकान जल जाते हैं, जंगल के शजर जल जाते हैं। वाह। आपस की फूट के मतलब को समझे ही नहीं आपस वाले। बहुत खूब। आपस की फूट के मतलब को समझे ही नहीं आपस वाले। तेज़ाब जड़ों में डालो तो डाली पे समर जल जाते हैं। अरे वाह। यानी एकता भाईचारा आज जो हमारे बीच घटता जा रहा है, बिल्कुल, उसको सामने रखकर ये 4 मिसरे बिल्कुल मैंने लिखे थे। बिल्कुल। अतहल साहब, आपके जीवन में कौन कौन ऐसे शायर आए जिनसे आपको प्रेरणा मिली? वैसे सबसे पहले तो मैंने साहिर लुधियानवी साहब को पढ़ा। जी। साहिर लुधियानवी साहब से काफ़ी कुछ वसअतें मुझे नसीब हुई। जी। उसके बाद डॉक्टर बशीर बद्र, वसीम बरेलवी साहब जी। और इसी किस्म की शायरी करने वाले जैसे राहत साहब हैं, मुनव्वर साहब हैं, वो एक अलग लाइन की शायरी करते हैं, तो मुझे वो शायरी करना नहीं थी। अच्छा। इसलिए मैं उनके पीछे नहीं चला। जी।
मैंने डॉक्टर बशीर बद्र, वसीम बरेलवी साहब, ऐसे लोगों को जो समाज को कुछ देते हैं और लिटरेचर के लिए करते हैं। बिल्कुल। मशायरे के लिए नहीं, मशायरे के लिए तो बहुत सारे शायर हैं, सभी बिल्कुल। करते हैं। अतर साहब, आपने कहाँ मुशायरों में हिस्सा लिया देश में या? मशायरे तो मैंने काफ़ी पढ़े, लेकिन ज़्यादातर तो लोकल ही पढ़ता रहा। जी। रही बात बाहर की, तो जैसे खरगोन है, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश निमाड़ क्षेत्र है ये, जी जी। खरगोन, जलगांव, भुसावल, अच्छा। इधर अपने संभल, पीलीभीत, जी। राजस्थान के अंदर निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, ये मेरे प्रसिद्ध मतलब बंधे हुए मशायरे हैं, जावरा वगैरह, ये हर साल जाता हूँ मैं। कोटा दशहरा रंगमंच पे भी आपने मुशायरे में हिस्सा लिया। कब से लिया आपने? ये मैंने 2 मरतबा लिया। जी एक बार तो 2013 में, उसके बाद 2015 में। जी। 2014 में कोई केस हो गया था, कोई बच्चा पाइपलाइन में अच्छा। अटक गया था, इस वजह से वो प्रोग्राम अच्छा। कैंसिल हो गया था। जी। और कोई आपके पास गज़ल या कुछ जो मिसरा आप सुनाना चाहें दर्शकों को? आपके ये जो चमक है, ये जो हर तरफ उजाले हैं, ये जो चमक है, ये जो हर तरफ उजाले हैं, अंधेरी राह में सब छोड़ जाने वाले हैं। वाह। ये जो चमक है, ये जो हर तरफ उजाले हैं, अंधेरी राह में सब छोड़ जाने वाले हैं। और शेर यूँ कहा है कि जो सच्चे लोग हैं और सादगी के पाले हैं, जो सच्चे लोग हैं और सादगी के पाले हैं, उन्हीं के दम से मेरे शहर में उजाले हैं। जो सच्चे लोग हैं और सादगी के पाले हैं, जी। उन्हीं के दम से मेरे शहर में उजाले हैं। और यह है मजदूर की उजरत, वाह। यह है मेहनत का सिला, यह है मजदूर की उजरत, यह है मेहनत का सिला, हथेलियों में जो सिक्कों की तरह छाले हैं। वाह। यह है मजदूर की उजरत, यह है मेहनत का सिला, हथेलियों में जो सिक्कों की तरह छाले हैं। और सभी मक्कार और अय्यार मसनदों पर हैं, सभी मक्कार और अय्यार मसनदों पर हैं, हमारे अहद के दस्तूर भी निराले हैं। वाह। सभी मक्कार और अय्यार मसनदों पर हैं, हमारे अहद के दस्तूर भी निराले हैं। और अभी तुम्हें किसी जुगनू की ज़रूरत क्या है, अभी तुम्हें किसी जुगनू की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे चारों तरफ रोशनी के हाले हैं। वाह। अभी तुम्हें किसी जुगनू की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे चारों तरफ रोशनी के हाले हैं। और आखिरी शेर यूँ कहा है कि परों में इनके नहीं ताकते परवाज़ मगर, परों में इनके नहीं ताकते परवाज़ मगर, तुम्हारे हुस्न पे दिन रात जलने वाले हैं। वाह। ये जो चमक है, ये जो हर तरफ बहुत। उजाले हैं, अंधेरी राह में सब छोड़ जाने वाले हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब, आज जो गज़लें लिखी जा रही है जी। और जो पहले गज़लें लिखी जाती थी, उसमें कितना अंतर मानते हैं ज़माने के अनुसार? उस समय में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शायर ज़्यादातर शराब व शबाब की बात करते थे। जी। फुर्सत का ज़माना था, सस्ताइयाँ थीं, जी। कमाइयाँ थीं। आज के ज़माने में ये समझिए कि घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही। तो आदमी उस वक्त भी अपने ही मसाइल लिखता था, मेरा ये मानना है। जी जी। जो उस वक्त उसके साथ गुजरता था, प्यार मोहब्बत इश्क का जी। उसे वक्त मिलता था, शराब नोशी वो किया करता था, तो उस हालात को वो कलमबंद करता था, उसी हालात को वो लिखता था। बिल्कुल। आज के दौर में सुबह से शाम तक आदमी जो है मसलों से जूझ रहा है, बिल्कुल। हर एक के सामने अपनी परेशानियां हैं। बिल्कुल। तो आज के दौर में वो जिस हालात में है, उस हालात की शायरी कर रहा है। बिल्कुल। यानी परिवर्तन ये कहना चाहिए कि शायरी में तो नहीं है, शायर तो हमेशा से ही जी। हालात की अक्कासी करता रहा। हाँ हाँ। जैसे हालात रहे वो उसके मुताबिक लिखता रहा। बिल्कुल। अब आज जो हालात हैं, आज का शायर उस हालात में है। जी। अब हम मीर गालिब की बात आज के ज़माने में करेंगे तो वो बेकार की बात है। बिल्कुल सही। अतर साहब, आपने जो शायरी, उसमें जो समाज के लिए क्या लिखा, आपने क्या दिया समाज को आपके शायरी के माध्यम से? समाज के लिए बस यही है कि जो कुछ मसले होते हैं उनको उनके सामने सीधे तरीक़े से पेश कर दिया जाता है, उनके हल बता दिए जाते हैं शायरी के ज़रिए। जी।
आगे उस पर चलना नहीं चलना ये लोग जमाने के ऊपर है। सही है। अतर साहब, आपने शायरी लिखी, इसका कहीं कोई कृति आपने तैयार की ताकि प्रकाशन के रूप में जनता के सामने आप लाना चाहिए, क्या मानना है आप? एक पुस्तक छपी थी जी मेरी 2005 में। अच्छा। उसका नाम रखा था दिल से कलम तक, उर्दू में थी वो। जी जी। अब वो कुछ ऐसा हुआ कि 500 कापियाँ छपवाई थी जी जी। वो इस तरह से चली गई कि खुद एक कापी मेरे लिए भी नहीं बच पाई। अच्छा अच्छा। तो अतर साहब, आप आगे भी इस तरह आपके जो पांडुलिपि जिसे हम बोलते हैं ये तैयार करेंगे? आप साहित्य अकादमियों से भी मतलब आपको संबल मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, तो इस तरह का विचार है आपके मन में? मतलब निकालना तो है, लेकिन है ये कि उसमें कोई मतलब आगे एक तैयारी चल रही है कि एक मजमुआ और निकाला जाए और अब के बारे में हिंदी में निकाला जाए। अच्छा। ताकि जो लोग पहले नहीं पढ़ पाए बिल्कुल वो भी इस बार उसे पढ़ लें। बिल्कुल, यानी सब हिंदी में भी हो जानी चाहिए, आपका मानना है। अतर साहब, आपकी शायरी जब पत्र पत्रिकाओं में छपी होगी या आकाशवाणी से आपका प्रकाशन हुआ होगा, तब कैसा महसूस हुआ था आपको? बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक भी अच्छे आए। आकाशवाणी से 2 कार्यक्रम किए मैंने। अच्छा। आकाशवाणी में भी मैं 2 बार ही गया। अच्छा। और ये छोटे मोटे अखबार वालों ने छापा, जैसे कभी दैनिक भास्कर वगैरह में तो मैं छपा भी नहीं, कभी देने गया भी नहीं उन्हें। लेकिन छोटे मोटे अखबार वाले जो घर आ जाया करते थे, मेरे मित्र थे जी, डॉक्टर हयात एच खान साहब, वो निकाला करते थे फोकस ऑन क्राइम, उन्होंने बहुत छापा। एक राजसमंद से निकलता था दाढ़ के नाम से। अच्छा। उन्होंने भी मुझे बहुत छापा, वो भी कोटा आते थे तो 2-4 गज़लें ले जाया करते थे और उनको शाया कर दिया करते थे। जी। अतर साहब, आपकी मूल विधा क्या है शायरी में? मैं मतलब बस यही है कि वो शायरी करना पसंद करता हूँ जिसमें लोगों को संदेश जाए। अच्छा। उस शायरी से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि उसमें कोई नयापन हो। बिल्कुल। हर बार हम कुछ करें तो कुछ नया करें, एक नबी तुली शायरी नहीं हो। जी। खिड़की दरवाजे ज़मीन आसमान तक। जी जी। मतलब शायरी ऐसी होना चाहिए कि महदूद नहीं हूँ मैं अपने ही बालों पर तक। वाह। हाँ, मेरी रसाई है सूरज से समंदर तक। वाह वाह। तो शायरी सूरज से समंदर तक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार है अतर साहब आपके। अतर साहब, कोई और आपकी रचना जो हमारे दर्शकों तक पहुँचे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हथेलियों में हुनर, पाँव में छाले रखना। हथेलियों में हुनर, हथेलियों में हुनर, पाँव में छाले रखना, ये बुज़ुर्गों की विरासत है संभाले रखना। वाह, बहुत खूब। हथेलियों में हुनर, पाँव में छाले रखना, ये बुज़ुर्गों की विरासत है संभाले रखना। तो मेहनत जब आदमी करेगा, बिल्कुल, हाथ में हुनर होगा तो उसकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। बिल्कुल। और बुज़ुर्गों से हमें यही मिला है। बिल्कुल। अतर साहब, आज की जो युवा पीढ़ी जिस तरह भटक रही है, उस पर आप शायरी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को तो यही कहना चाहूँगा कि मेहनत, लगन, यानी जो हम ये सोचते हैं कि साहब हमने पढ़ाई की तो नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हमें भी सोचना चाहिए कि ऐसी कितनी नौकरियां मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर वर्ष 10 लाख बच्चा कुछ ना कोई डिग्री लेकर के निकलता है। बिल्कुल। अब हर वर्ष 10 लाख नौकरी कहाँ से आएंगी? बिल्कुल। तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, नौजवानों को ये करना चाहिए कि कुछ ऐसे रास्ते खोलें, कुछ अपने कारोबार करें, कुछ ऐसे हुनर डेवलप हो जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। बिल्कुल। और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें। बिल्कुल। नौकरी के भरोसे नहीं बैठें। जी जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अतर साहब, आपने देश भर में, मतलब राजस्थान में भी और देश के अन्य प्रांतों में भी आपने मुशायरे पढ़े, तो
जब आप बाहर जाते हैं तो उस समय जब हाड़ौती का भी एक साइड सामने आता है तो कैसा मतलब महसूस आपको होता है उस समय? जब मुख्तलिफ ज़बानें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उसमें यह लगता है कि जैसे हाड़ौती वाले हैं, चाहे वो हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से भी कुछ एक नई चीज़ें मिलती हैं। जी। जैसे हम गुजरात में जाते हैं तो कोई गुजराती शायर गुजराती भाषा में उनकी वो अच्छा लैंग्वेज अच्छी लगती है, अच्छा मीठी बानी होती है। और हिंदुस्तान में आप किसी भी प्रांत में जाइए, जी भाषा तो आपको सभी जगह अच्छी मिलेगी, चाहे वो प्रांतीय भाषा हो बिल्कुल। या राष्ट्रीय भाषा हो। अतर साहब आप उज्जैन से हैं, उज्जैन में भी शायर काफ़ी सामने आए हैं, तो उन शायरों से भी आपका ताल्लुकात है? जी, उज्जैन में बहुत सारे, क्योंकि उज्जैन का तो मैं रहने वाला ही हूँ, जी। तो लगभग अब ये है कि जो पुराने थे वो तो चले गए, अब जो नए हैं उनमें कुछ मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये अतर साहब कोटा शहर में भी आप कई काव्य गोष्ठियाँ करते हो, उन काव्य गोष्ठियों में मतलब क्या मिलता है आपको, मतलब क्या संदेश आप काव्य गोष्ठियों के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं? काव्य गोष्ठी में देखिए, हमारी सबसे बड़ी पहली चीज़ तो प्राथमिकता ये होती है कि हम सब लोग जमा हो जाते हैं एक जगह। एक जगह बिल्कुल। एक दूसरे से हमारी मुलाकात हो जाती है, बिल्कुल। एक दूसरे के हालात पता चल जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग वहाँ रचनाएं पढ़ते हैं, बिल्कुल जो भी संदेश, सबका अपना एक संदेश होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट्सएप से इससे लोगों तक वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी जी। कि आप इन्हें देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, और हो सके तो आप भी कुछ करिए बिल्कुल और हमारे साथ आकर बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये संदेश होता है हमारा। अतर साहब नवोदित शायर भी सामने आ रहे हैं, जो काव्य गोष्ठियों में आपके सामने नवोदित शायर बैठते हैं, उनकी शायरी का लेकर जब वो पढ़ते हैं तो उनमें सुधार का भी आप लोग जो सीनियर होते हैं वो संदेश देते हैं उन्हें, क्या मानते हैं आप? होता है ऐसा कि जिसे हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जी तो उसे एक तरफ ले जाकर अकेले में उससे बातचीत करते हैं जी। और कहते हैं या तो भाई आप कोई गुरु बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर किसी अच्छे कवि से, अच्छे शायर से आप जो है अकेले में मशवरा कर लिया कि करें, ताकि आपकी जो कमी है वो हट जाए। अतर साहब आपके जो उस्ताद थे वो आपको क्या सिखाते थे जब आप लिख के देते थे उस समय, तो क्या आपको उन्होंने शिक्षा दी? उन्होंने, उस्ताद का ये काम था कि जब मैं उस्ताद को अपनी गज़ल दिखाया करता था जी, तो वो 3 चीज़ें उसमें अहम होती हैं। सबसे पहले तो गज़ल के एक शेर में 2 लाइनें हुआ करती हैं, जिसे हम लोग 2 मिसरे कहते हैं। जी जी। तो उन दोनों मिसरों का मतलब बराबर वज़न में होना ज़रूरी है, यानी जितनी मात्राएं ऊपर के मिसरे में हैं उतनी ऊपर मात्रा। की लाइन में उतनी ही दूसरी लाइन में आना है। अच्छा। ये तो पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उससे पढ़ने में आपकी ज़बान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, अच्छा। कहीं आप अटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये होती है दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये होती है कि उसमें जो आपने बात कही है वो बात कोई ऐसी हो कि आपने कही और सामने वाला उसे समझ ले। बिल्कुल। ये नहीं हो कि आप मीर गालिब वाली उर्दू बोलने लग जाओ, जो लोग सिर्फ सुन के आपको ताली बजा दें, समझ में तो कुछ आया नहीं उनको, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो उर्दू इतनी हार्ड है। सही बात। जैसे आज भी मैं कहता हूँ, उर्दू वालों से भी कहता हूँ जी कि आप ऐसी शायरी करिए, खिड़की को जब दुनिया खिड़की बोलती है बिल्कुल। तो हम लोग दरीचा क्यों बोलें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उसे जहाँ तक हो सके खिड़की बोलें, ताकि आम आदमी उसे समझ ले कि ये बात बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी तक वो बात पहुँच जाए। आम आदमी तक वो बात पहुँचे। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें अपनी काबिलियत नहीं बताना है, सच है। हमें हमारी बात को जनता तक पहुंचाना है। सच है। तो वो उसी तरीके से पहुंचाई जा सकती है जिस लैंग्वेज को वो समझ सकते हैं। बिल्कुल। और आज का ज़माना भी इसी तरह का ज़माना है। भी यही है। अतर साहब जाते जाते एक और आप अपनी रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये देखिए साहब, गज़ल के कुछ शेर हैं हाँ सुनाएं। कि शबनम की बूंद बूंद को तरसे बहार में, शबनम की बूंद 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 को तरसे बहार में, ये जो भीनी भीनी ओस गिरती है जी 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 इसे शबनम कहते हैं। जी जी।
शबनम की बूंद बूंद को तरसे बहार में, अब क्या खिलेंगे फूल दिले रेगजार में। वाह। शबनम की बूंद बूंद को तरसे बहार में, अब क्या खिलेंगे फूल दिले रेगजार में। और शेर यूँ कहा है कि अब तर्क भी हो जाए ताल्लुक़ तो क्या गिला। अब ताल्लुक़ आपके हमारे जो संबंध है, अब वो तर्क भी हो जाए, टूट भी जाए तो कोई शिकायत नहीं जी जी। अब तर्क भी हो जाए ताल्लुक़ तो क्या गिला, अब तो दरार आ ही गई है दीवार में। वाह। अब तर्क भी हो जाए ताल्लुक़ तो क्या गिला, अब तो दरार आ ही गई है दीवार में। और मिलती है हर एक शख्स को अमाल की सज़ा। वाह। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। हर धर्म ये कहता है कि कर्म फल आपको मिलेगा। तो ये कहने की कोशिश की है कि मिलती है हर एक शख्स को अमाल की सज़ा, अंधेर नहीं होती है उसके दयार में। बहुत। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल। और एक उम्र ऐसी होती है हर शख्स को नसीब, एक उम्र ऐसी होती है हर शख्स को नसीब, दिखते हैं कई चांद से चेहरे शरार में। वाह। एक उम्र होती है कि चिंगारी भी उसे चांद नज़र आती है। बिल्कुल। वो उम्र का तकाजा होता है। और आखिरी शेर है कि पापों की पोट बांध के घूमे हो चार धाम। पापों की पोट बांध के घूमे हो चार धाम, अब राम याद आने लगे हैं बुखार में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ शायर जहीर अतर साहब। जहीर अतर साहब की शायरी वास्तव में बहुत पसंदीदा है। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात इन्होंने समाज के लिए कही है। और आज के ज़माने के अनुसार शायरी कहना इनका एक शौक़ है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।